हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल पर जारी कर दिया है। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर का जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बता दें, इस पेपर का डिस्कशन देखने से पहले आप जाएं, इस मॉडल पेपर को देखें, इसे पूरा सॉल्व करें, ट्राई कर लें। आप एकदम फाइनल एग्जाम के पैटर्न को सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता लग जाए आपकी तैयारी अभी तक कितना हुआ है। अब ट्राई करने के बाद से इस वीडियो को देखें और अपना देख लें कितना ऑब्जेक्टिव सही है, कितना ऑब्जेक्टिव गलत है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये रहा मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। चलिए, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए आप ध्यान से पढ़ लेंगे। हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ओके, ऑप्शन ए √7 + √7, इसका मान कितना है? 2 √7। √7 क्या होता है? अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत। हमें बताना है कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन बी दिया √25 + √3। √25 का मान कितना आता है? 5 अब प्लस √3। इसमें √3 क्या है? अपरिमेय है, तो दोनों का योगफल पूरा ओवरऑल क्या होगा? अपरिमेय होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत है। और यदि 1/√4, एक √4 का मान कितना है? 2, और 1/2 क्या है? परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? 2m + 1n। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए बाई द वे, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है क्या करेंगे? तब ऑप्शन से बना सकते हैं कि इसमें कौन है जो विषम पूर्णांक का रूप है। कैसे? देखिए बोलते हैं, इसे बोला गया m एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3। ओके, तो बोला गया कि प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है। आपको बताना है कि क्या विषम पूर्णांक का रूप है। चेक करते हैं। एकदम m का मान 0 ले तो 0 + 1 1, तो 1 तो विषम है, ठीक है। अब m का मान 1 लीजिए, तो 1 और 1 कितना है? 2। क्या 2 विषम संख्या है? नहीं ना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बी। चेक करते हैं। m का मान 0 लेते हैं, 0 0 तो सम संख्या है, बट हमें क्या चाहिए? विषम संख्या। चेक कर लीजिए, 1 लेते हैं तो 1 आएगा, 2 लेते हैं 2 आएगा, तो फिर 2 क्या आ गया? सम संख्या आ गया। 0 भी क्या है? सम संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। इसको चेक करते हैं। एकदम m का मान 0 ले तो 0 आएगा, m का मान 1 ले तो 2 एकम 2 आएगा, m का मान 2 ले तो 2 दूना 4 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सम संख्या। क्या रहा है? सम संख्या रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? गलत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। तो डी टिक कर दो। कैसे? चेक कर लेते हैं। m का मान 0 लेंगे, 0 + 1 क्या आएगा? 1। m का मान 1 ले तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और प्लस 1, 2 1 3 3 लिख देंगे। m का मान 2 ले 2 दूना 4 1 5 3 5। तो हम क्या देख रहे हैं? ये सब विषम संख्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले उसने निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? कैसे कर सकते हैं? भाग देके चेक कर सकते हैं, या भाग देना नहीं चाहते तो आप एक बात पढ़े होंगे लोग। यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हुआ? इस पूरा कटा कर लिखेंगे। समझिए, हम कहीं लिखे हैं 15/5, 15/5, तो ऐसा नहीं, इसको कटा देंगे 3। अब चेक करेंगे, मैं कहीं लिखा गया है 5/25, इसे कटा देंगे, कितना है? 1/5। अब चेक करेंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है अशांत, तो p/q के रूप में होगा। ये जो q है ना, q के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 या 5 दोनों, यानी 2 और 5 के अलावा अन्य न हो। यदि सिर्फ 2 5 है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। 2 5 के अलावा अन्य कुछ हो, 2 5 के अलावा अन्य कुछ भी आ जाए, 3 7 कुछ भी आ जाए, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब 91 की बात करें तो 91 के अभाज्य गुणनखंड में क्या सिर्फ 2 या 5 होता है, या 2 5 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है? होता है, 13 आता है, 7 आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है। 23 की बात करें तो 23 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। 80 की बात करें तो 80 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 2 आएगा, देखते हैं 5 आएगा, चेक करते हैं। 80 ये कितना है? 2 40, यहाँ 20 10 2 5 10 5 9 5। तो हम देख रहे हैं भाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 है और 5। 2 और 5 के अलावा अन्य चीज नहीं ना है, ये सिर्फ जब 2 और 5 है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी क्या होगा? शांत होगा, तो सी टिक कर दो। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। 45 है ना, 45, तो 45 का भाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 3। अब यहाँ पर 3 आ गया ना, 3, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या आ जाए तो अशांत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 0.87 बार, इसका वैल्यू क्या होगा? ओके, इसका मतलब क्या है? 0.8777 आवर्ती रूप में क्या होगा? चलता रहेगा, ठीक है। इसका मान बताना है, तो काम करते इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x बराबर 0.87 बार, तो बोल सकते हैं 0.877 डॉट 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 चलता रहेगा। एक इसका मान है, x का मान है। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं? 1।
अब क्या करते हैं ना, इसमें कितना के ऊपर रेखरिंग है, मात्र एक अंक पर है ना, तो दोनों तरफ 10 है, कैसे गुणा करेंगे 10 से। 2 पर रेखरिंग होता है तो 100 पे, 3 पर रेखरिंग होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। इसमें क्या करें, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। जब इसमें दोनों तरफ 10 गुणा करेंगे क्या आएगा 10x, तो इसमें 10 गुणा करके क्या होगा 10 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 8.777 ये चलता रहेगा। समीकरण में कितना आ गया 2। अब 2 में से 1 घटाइए चाहे 1 में से 2 घटाइए, बात है। चलिए इसमें से घटा लेते हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 10x कितना आएगा माइनस 9x आएगा। इसमें से इसको माइनस करें तो चूंकि बड़ा संख्या है तो बड़ा में छोटा घटाएंगे और क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। 7 में 7 गया 0 खत्म, 7 में 7 गया 0 खत्म, 7 में से 8 तो 17 में 7 कितना गया 9, तो पॉइंट दे देंगे। 8 से कम हो गया 7 यानी कितना गया 7 ये 10 माइनस माइनस कैंसिल, x का मान निकालना कितना गया 7.9/9। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या है 0, कितना गया 79/9 90। देखिए तो 79/90 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में, देखा ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेंगे। यहाँ पे x है ना तो x इसी के ना बदले था, यानी इसका बदल सकते हैं 0.87 बार, तो कितना वैल्यू आ गया 79/90। ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे दी 540 बराबर 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y प्लस 5 के पावर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z हो, तो आपको निकालना है x प्लस y माइनस z। यदि हम x y z का मान निकाल दें सॉल्व बन जाएगा। कैसे बना पाएंगे देखिए बोलते, तो 540 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसको 2 3 और 5 के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे देखते हैं, तो 540 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हम क्या करते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या से लेते हैं, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 से स्टार्ट करें, आप 5 से भी कर सकते हैं 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए तो भाई हम 2 लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 270, फिर यहाँ 2 लेते कितना आएगा 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10। ओके फिर यहाँ 2 से नहीं आएगा 5 3 8 9 3 से आ जाएगा तो कितना आएगा देखिए तो 3 चौका 12 1 3 5 15, फिर ये 3 से आएगा 15 3 45, फिर ये 3 3 5 15, फिर यहाँ गया 5। ओके अब हम बताइए 540 को ले सकते हैं, देखिए तो 540 को हम ले सकते हैं, 2 कितना बार है 2 बार है तो 2 के पावर 2 इंटू 3 कितना बार है 3 बार है तो 3 के पावर 3 इंटू 5 एक बार है तो 5 के पावर 1, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके अब इसकी तुलना आप इससे कीजिए 2 के पावर x, तो x का मान कितना है 2, तो x का मान आ गया 2। ओके 3 के पावर y है, इसमें देखिए 3 के पावर कितना है 3, तो y का मान आ गया 3। 5 के पावर z, z का मान 1 यहाँ लिख देंगे, z का मान 1। अब x का मान 2 y का मान 3, तो यहाँ x का मान 2 प्लस y का मान 3 माइनस z का मान 1, तो 3 2 5 5 में से क्या 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और बात, एग्जाम में मान जब सही निकाले गलत निकाले जांच करने कैसे करेंगे, गुणा करके देख लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 36 आ गया, अब 5 3 15 गुणा कर लीजिए, 15 से 90 0 हर 3 9 15 3 45 45 9 9 5 14 4 1 5, यानी 540 आ गया, चेक कर सकते हैं। ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया 2.3 बार, ये तो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या में पढ़े थे दशमलव प्रसार, शांत अशांत, यदि अशांत है तो आवर्ती अनावर्ती, तो आवर्ती वाला में। ठीक है तो क्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय में ढूंढना है। √13 ये भी क्या है परिमेय, क्योंकि क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, परिमेय संख्या है। √441 ये तो होता है 21, 21 का वर्गमूल कितना आता है 441, देखते हैं कैसे 21 का स्क्वायर कर लीजिएगा। हालांकि ये भी क्या है परिमेय, हमें क्या ढूंढना है अपरिमेय। 0 0 कैंसिल, 1 का वर्गमूल 1 बड़े 10 का वर्गमूल नहीं तो √10 रहेगा, ठीक है अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे dt करेंगे dt करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है यहाँ पर m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापन होते क्या होगा। तो बताइए दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ माने क्या होता है दोनों में कॉमन क्या रहता है 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी करेंगे। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका लघुत्तम इतना है, तो महत्तम निकालना है। क्या निकालना है, यानी सवाल में गुणनफल दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तब एक रिलेशन पढ़ेंगे लोग, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब ध्यान देंगे इस सवाल में देखिए तो क्या है, यहाँ गुणनफल दिया है, दोनों संख्या गुणनफल कितना दिया है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितना दिया है 2366। ओके लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है 182 इंटू एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ हो गया। अब ये गुणा में इधर दिखा बट्टा में आ जाएगा, यहाँ से गुणा में इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे बट्टा में रख देंगे, कितना है देखिए 182। ओके अब इसको
कराते हैं, देखिए कितना आता है। 2 से 2 9 18 1 आ गया, यहाँ देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 2 8 16 2 3 6। ओके 13 से घटाते हैं, 13 सते 91, ये देखिए तो 13 9 117 1 13 कम 13 कितना गया 7 13 13 सते 91, यानी कितना गया 13, कितना गया 13। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए 80 कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे, दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे करते हैं, देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों काटा नहीं सकते हैं। अब नीचे वाला क्या करते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या गया तो क्या बोलेंगे, अशांत है। क्या है, अशांत है। चलिए तो 40 में क्या आएगा, देखिए 2 20 2 10 2 5, सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, इसका क्या होगा शांत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, गलत हो गया। हमें देखना है कौन अशांत है। 160 40 के पहरा में 160 आता है ना, ये भी क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन में बी भी गलत है। 200 की बात करते हैं, चलिए 200 तो 200 में 200 भी क्या होगा, देखिए तो चेक कर लीजिए तो 200, हालांकि ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए 441 4 4 8 9 दिखाई दे रहा है ना। तो जब इसके अंकों का जोगफल क्या है 9 है, यानी 3 से कटेगा, तो इसका जो गुणनखंड करो उसमें 3 भी आएगा, क्या आएगा 3। जब ये 3 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे, टिक कर देंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यदि p बराबर इतना q बराबर इतना हो, जहां p q धनात्मक पूर्णांक है, तो ab का ab अभाज्य संख्या है, तब वो निकालना है p q का लघुत्तम। क्या निकालना है, p q का एलसीएम निकालना है। तो p दिया है q दिया है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, जितना कॉमन होने वाला है कॉमन ले लेते हैं, फिर जो बचता है उसको भी मल्टीप्लाई करता है। देखिए सर आपको निकालना है यहाँ पर ए बी क्यू और ए के पावर 4 बी, इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें जितना कॉमन हो सकता है उतना कॉमन लीजिए। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ए शामिल है, ए कॉमन ले लिए। दोनों में क्या शामिल, देखिए तो बी शामिल, बी कॉमन ले लिए। जब ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर ए निकल गया तो बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से ए निकल चुका है तो यहाँ क्या आएगा, ए क्यू बचेगा, बी निकल चुका है, इतना गया। यदि एचसीएफ निकालना होता तो सिर्फ कॉमन वाला आंसर होता, बट यहाँ क्या निकालना, एलसीएम निकालना है ना, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना गया, इस सबको मल्टीप्लाई करना है। ए है और ए के पावर 3 तो क्या होगा, ए के पावर 4। या बी है, बी स्क्वायर तो क्या होगा, बी के पावर 3 तो ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 3। ठीक है, ये क्या करना है, देखिए तीनों अलग अलग, तीनों मल्टीप्लाई करना है। ए बी इंटू बी स्क्वायर इंटू ए की, जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ए के पावर 4 आएगा, बी के पावर 3 आएगा। देखिए कह दिया ए के पावर 4 बी के पावर 3। ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य माने क्या होगा, जिसका महत्तम समापवर्त 1 आ जाए, यानी एचसीएफ 1 आ जाए। 15 45 इसका तो 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सिंपल से समझ सकते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होगा, जिसमें कुछ भी कॉमन हो, कोई भी चीज कॉमन हो। 9 16 में क्या कॉमन, देखिए तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 9 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। ये भी चेक कर लेते हैं, 21 105, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो इसमें 3 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। 14 84 14 के पढ़ाई में 84 आता है, भी गलत। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर सवाल दिया 0.3125 को p बटा q के रूप में लिखे। ओके 0.3125 को हमेशा लिख सकते हैं, 3125 बटा दशमलव के बाद कितना होंगे, 4 अंक, तो 4 को 0 यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसको घटाते हैं, देखिए तो 5 घटाते हैं कितना आएगा, 5 दूना 10 यानी 2000 आ गया। ये 5 घटाते हैं, 5 6 30 1 5 दूना 10 2 5 5 25। चलिए फिर 5 घटाते हैं, 5 चौका 20 400 आ गया। ये 5 घटाते कितना है, देखिए तो 125। फिर ये 5 घटाते हैं, 5 बटे 40 80 आ गया। फिर ये 5 से 25 पचे 125। फिर ये 5 घटाते हैं तो कितना आएगा, 16 पचे 80, ये 5, तो 5 बटे 16 को हिंदी है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में टिक करें, ऑप्शन नंबर बी टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद में क्या था, जो चर होता है ना, चर के पावर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में क्या कह सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो सिर्फ पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ओके चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, 1 से पावर 2 ठीक है पूर्ण संख्या है, बट यहाँ पर रूट 1 से, तो रूट का मतलब क्या था, पावर 1/2, तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं ना है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी देखते हैं, बटा में 1 से इसको लिख सकते हैं, 1 से पावर -1, -1 तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। सी देखते हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो चर का सिर्फ पावर देखना, अचर से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों, क्योंकि इसमें चर, प्रत्येक चर का पावर क्या है, पूर्ण संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद है। चलिए ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट में 1, रूट का मतलब क्या हो, पावर में 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर बहुपद इतना का घात है। ओके चलिए
तो कैसे घात निकालते हैं देखिए। अब देखिए ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में घात कितना आएगा, यानी इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होगा। इस टर्म में घात कितना आएगा, 2, यानी x पावर 2 आएगा। इंटू है तो इंटू, इस टर्म का घात कितना आएगा, 3, यानी x पावर 3 के रूप में। जब सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा, x पावर, जब बेस से में पावर जोड़ते हैं तो 2 3 5 5, यानी घात कितना आएगा, 5। घात कितना आएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना के शून्य की, इस बहुपद और शून्य क्या है, तो बहुपद शून्य के निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, बहुपद जीरो करते हैं लोग। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0। तो हल करते हैं कितना आएगा, 2x स्क्वायर बराबर 6, 2 3 6। तो x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3। ऑप्शन ए दिया है √3, प्लस में रहे माइनस, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, 80 करेंगे। देखिए तो प्लस माइनस क्या है, √3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सवाल दिया है, बहुपद इतना हो तो p ऑफ 2 का मान क्या निकालना, p ऑफ 2 का मान जहां जहां x में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जहां x में 2 रखिए तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 माइनस 2, तो 8 दूना 16, तो 16 माइनस 12 है तो 12। सिंपलीफाई कर कितना आएगा, 8 माइनस से कितना है, 6 2 8, 1 1 2, 28 आ गया, 28 में से 8 गया 20, तो माइनस 20। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम माने क्या होगा, यदि एक शून्यक दिया है 2 तो दूसरा होगा 1/2, एक शून्य 3/5 तो दूसरा होगा 5/3। तब जब शून्य के एक दूसरे व्युत्क्रम होंगे तो उनका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब दो संख्या एक दूसरे व्युत्क्रम हो तो उनका गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। तो बोला गया इनके शून्य क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो k का मान बताना है। तो जब व्युत्क्रम है एक दूसरे के तो दोनों शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, तो 1 लिख दिया। अल्फा और बीटा क्या मान लेते हैं, इसके दो शून्य थे। ओके गुणनफल कितना आएगा, 1। गुणनफल 1 क्यों आएगा, किसमें बोला गया एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c/a का मान है क्या, 1, तो 1 लिखते हैं। अब इसमें c का मान कितना दिया है, -k, यानी लिख देंगे -k बटा a का मान कितना दिया है, 3, तो 3 बराबर 1 है। तो जो सॉल्व करते हैं कितना गया, -k बराबर 3, तो k बराबर कितना गया, -3, तो -3 होगा। इसमें बोला k का मान है तो क्या होगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर डी, तो dt। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी है। यानी क्वेश्चन है कि ऐसे कितने बहुपद होंगे जिस शून्यक -2 और -5, इससे अनगिनत बहुपद होंगे। ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 5, डी दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा अनगिनत। ऐसे अनगिनत बहुपद होंगे शून्यक क्या हो सकते हैं, -2 और -5 हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो 5 × अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो 5 है तो 5, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a लिख दिया। 5 इंटू माइनस से माइनस बी, देखिए इसमें बी का मान कितना दिया, बी का मान 7 दिया, देखा लिख देंगे यहाँ पर 7 बटा में ए का मान कितना दिया 5, तो लिख देंगे 5। अभी क्या होगा, 5 5 कैंसिल कितना गया, -7, तो -7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के यानी ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है, तब पढ़े चलो एक ट्रिक भी बताया गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो ये टर्म लेंगे, अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा निकालना है। देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा निकालना है, ये वाला टर्म लेते हैं, ये लेते हैं प्लस में, लेते हैं माइनस में, लेते हैं प्लस में, लेते हैं माइनस में, ये वाला लेंगे। देखिए हमें क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये टर्म लेंगे, तो ये टर्म किसमें लेंगे, प्लस में माइनस में, माइनस में। ये फॉर्मूला होता है -d/a, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो dt। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि रेखाएं इतना और इतना समानांतर हो, तो समांतर रेखाएं जब थी तो उसका सर क्या था, समांतर यानी से कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं हुआ तो क्या रिलेशन था, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके देखिए इस यहाँ a1 का मान दिया कितना 5 5, a2 का मान दिया 15 तो 15, b1 का मान p, b2 का मान 9, c1 का मान c1 देखिए इसको इधर करना होगा -6 c2 का मान -12 तो -12। क्या बोला गया, p का मान है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 × 5 5 3 15, ये 3 3 1 मिनट एक काम करते हैं ना, ये 3 है। चलिए यही दो को सॉल्व कर दे, p का मान आ जाएगा कितना है, देखिए तो 1/3 बराबर p/9, 3 3 का 9, ये 3 इधर आ जाए तो p का मान कितना है 3, p का मान ये 3 इधर आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 × 3 तो p का मान आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि दो चरों के
यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी क्या हुआ, अद्वितीय हल वाला बोल रहा है, तो हलों की संख्या होगी, क्या होगी, अद्वितीय होगा यानी सिर्फ एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि इतना इतना हो तो x और y का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक समीकरण दिया है 5x माइनस 8y बराबर 0, दूसरा समीकरण है 10x माइनस 18y बराबर 0। इसे सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन रख रख के मैच कर सकते हैं, तब ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व भी करना आसान है, कैसे, यहाँ 10 दिया तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 क्या हो जाएगा, 5 का देखिए ये 5 का हो जाएगा 10, देखिए तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा 10x माइनस 8 दूना 16y, यहाँ गुणा करें किससे, 2 से, तो क्या होगा 0 0। अभी काम करते से क्या करेंगे, ये चिन्ह से में तो माइनस करेंगे, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना है, तो प्लस 18 माइनस 16 2y अब बराबर आ गया 0, तो y का मान कितना है 0/2 यानी 0, तो y का मान आ गया 0, y का मान 0, इसमें y का मान 8 खत्म, इसमें y का मान 1 खत्म। अब ये दो में कौन एक ऑप्शन होगा, तो y का मान 0, तो समीकरण 1 पर खोलते हैं, तो y का मान 0 यानी खत्म, ये खत्म हो जाएगा, तो कितना है 5x बराबर 0 यानी x का मान क्या है 0, यानी 0 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि समीकरण इतना कि मूल समान हो तो सी का मान क्या हो। अब मूल समान हो तो मूल समान होने का शर्त क्या था, डी बराबर 0, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ऐसे वेरी पुट कीजिए लो, बी देखिए इसमें बी का मान कर दिया है, अच्छा बी, अच्छा सिंपल है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 4ac आ गया, देखिए तो इसमें ए बी सी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया गया, ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो हमें किसका मान निकालना, सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालना, सी तो सी का मान कितना है बी स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर बाई 4 कहीं दिया बी स्क्वायर बाई 4 है, ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन नहीं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर x, इसको सिंपलीफाई करते क्या आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, इसको सिंपलीफाई करते क्या आएगा, इसमें 3x स्क्वायर आएगा, क्या कभी कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर टर्म, नहीं ना होगा, यानी इसको सिंपलीफाई करने में आपको इसमें एक्स स्क्वायर दिखेगा, यानी द्विघात समीकरण होगा, बट बोला ये कौन द्विघात समीकरण नहीं, इसमें देखते हैं क्या ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होगा, नहीं ना होगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो ये भी नहीं होगा, इसमें देखते हैं, देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर, यानी इधर सॉल्व करने से आएगा 2x स्क्वायर, इसको ये भी, इसमें भी क्या है 2x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो कैंसिल होते क्या होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यानी अभी द्विघात नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। अब बता दीजिए द्विघात समीकरण दिया गया है ना, इसका बोला गया मूल क्या होगा, यदि आपको ये मूल नहीं भी दिया रहता तो बना लेते, कैसे बनाते, ऑप्शन रख रख के चेक करते किस पर जीरो आ रहा है, बट जब ये मूल दिया है तो इसका फायदा उठाइए, कैसे फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए एक मूल दिया है, अब दूसरा मूल निकालना है, तो क्या दोनों मूल में कोई रिलेशन पता है, तो एक पता था अल्फा प्लस बीटा वाला, एक पता था अल्फा इंटू बीटा वाला, कोई भी रिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। जैसे भाई हम अप्लाई कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। अब देखिए तो एक मूल दिया है 3, तो मान लीजिए अल्फा का मान दिया है 3, तो 3 है, बीटा है तो बीटा, आपको बीटा का मान निकालना है, सी का मान, तो सी का मान दिया है 12, लिख दीजिए 12, बटा में ए का मान दिया 1, तो 1, ये देखिए कितना है 3 चौका 12, तो बीटा का मान आ गया 4, यानी दूसरा मूल कितना गया 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q, तो बताना है p प्लस q का मान क्या हो। ओके अब देखिए p और q के इसके मूल है, p प्लस q माने क्या, मूलों का योगफल निकालना है, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b बटा a, तो लिख देंगे माइनस b बटा a। अब इसमें b का मान कितना दिया है, b का मान, b का मान दिया है माइनस p दिया है, p तो लिख देंगे माइनस p बटा a का मान दिया 1, तो 1, कितना गया माइनस p, कितना गया माइनस p, यानी p प्लस q का मान आ गया माइनस p, एक मिनट किसका मान निकालना है, p प्लस q का मान निकालना है, तो यहाँ p प्लस q का मान नहीं निकला, p और q में रिलेशन आ गया, जो ऑप्शन में देखिएगा दिया 1 दिया है -1 2 -2 दिया, यानी वो एग्जैक्ट मान निकालना है क्या है, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक ये प्लस में रहते माइनस रहते, q का मान कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -2p, एक मिनट थोड़ा हटाते हैं, देखिए p प्लस q का मान कितना है -p आ गया, यदि हम सिर्फ p का मान निकालते सॉल्व बन जाएगा, यदि मान लीजिए p का मान आ गया 1 तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, p का मान आ गया 2 तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, p का मान आ गया -1 तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, p का मान -2 तो ऑप्शन सी सही होगा, यदि सिर्फ हम p का मान निकालते सॉल्व बन जाएगा,
तब टारगेट क्या है, पी का मान निकालना है। ओके, अब बताइए पी इसका एक मूल है, इस समीकरण को पी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कैसे, तो जहां से एक्स पी रख देंगे इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो जहाँ एक्स वगैरह रखेंगे पी, तो कितना आएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पी रखे तो पी इंटू पी स्क्वायर प्लस यहाँ क्यू है तो क्यू अब बराबर 0। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है पी क्या, तो क्यू हटाना होगा। तो क्यू कहाँ से हटा सकते हैं, देखिए तो यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से क्यू का मान निकाल सकते हैं ना। कितना है क्यू का मान, देखिए तो यहाँ से क्यू का मान आ गया -2p। तो जहां जहां क्यू है क्या रख देंगे -2p। तो कितना जाएगा देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -2q बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से एक मिनट 2p होगा ना यहाँ पर, क्यू का मान कितना आएगा -2p, तो आएगा -2p बराबर 0। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2p कॉमन लेंगे तो 2, हालांकि देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, माइनस में तो प्लस में जाएगा, बट उसे p का मात्रा एक मान निकलेगा, यहाँ से p का 2 मान निकल सकता है। कैसे, ये भी तो द्विघात बहुपद की तरह दिखाई दे रहा है। तो कितना है 2p कॉमन लेते हैं, कितना है p माइनस यहाँ पे आएगा 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो 2p का मान 0, एक बार इसको 0 करेंगे p - 1 बराबर 0। यहाँ से p का मान कितना है क्या 1, यहाँ से p का मान कितना है 0, तो p का मान यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 0। देखिए किस ऑप्शन में 0 दिया है, नहीं दिया है, तो ऑप्शन ये वाला खत्म। p का मान आ रहा है 1, तो चेक करते हैं कहाँ पे p का मान आ रहा है 1, लेकिन हमें क्या निकालना है p प्लस q। तो p प्लस q का मान आया था -p, तो माइनस है तो माइनस, p का मान कितना है 1, तो 1 यानी p प्लस q का मान कितना आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा b, तो b टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर यानी विवेचक का मान, विवेचक यानी डी का मान है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान दिया -13, तो -13 स्क्वायर माइनस 4 है 4, ए का मान कितना दिया 3 इंटू सी का मान कितना दिया 10, तो 10 ये कितना गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 3 12 यानी 120 आ गया। तो 9 में 0 गया 9, 6 में 0 कितना गया 4, 49 आ गया। क्या है 49, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल है। अब इसके मूलों का गुणनफल दिया है तो दो तरीका है, आप मूल्य निकाल कर गुणा कर दीजिए, या तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। चलिए दोनों तरीका बता रहे हैं। इसका मूल्य निकालना आसान है, कैसे आसान है, एक बार x को 0 करेंगे क्योंकि इधर पूरा इधर 0 हो जाएगा, और यहाँ से एक मूल्य निकलेगा 2x + 5 को 0 करेंगे। कैसे, x का मान कितना आ गया 2x का मान -5 था, x का मान आ गया -5/2। तो एक मूल कितना आ गया 0, एक मूल आ गया -5/2। क्या निकालना है, मूल और गुणनफल इन दोनों गुणा करना है। 0 × इतना कितना आएगा 0 आएगा, सिंपल सी बात है। 0 के साथ कुछ भी गुणा करके आएगा 0 ही ना आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर दो। ओके, एक तरीका ये था, एक तरीका और क्या था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कैसे, देखिए इसे लिख सकते हैं 2x² + 5x = 0। क्या निकालना है, मूल और गुणनफल यानी अल्फा × बीटा। फॉर्मूला क्या होता है c/a। c का मान इसमें कितना, देखिए तो c का मान इसमें 0 है, यानी है 0, 0/समथिंग क्या होगा 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में होता है, कौन एपी में, एपी में कौन है, कैसे चेक करते हैं लोग, तो नेक्स्ट पद में से प्रदीप यानी अगले पद में पिछला पद घटाते हैं, यदि सभी जगह पद का अंतर समान रहता है तो एपी होता है। देखिए तो इसमें से घटाएंगे कितना है, देखिए तो 0 कर सकते हैं, 2 में 0 गया 2 यानी 0.02, और इसको घटाएंगे कितना आएगा, नहीं ना आएगा, इन ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसे चेक करते हैं √7 है तो √7 ठीक है। अब ये √28 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या 28 को लिख सकते हैं 7 × 4 7 × 28, 4 का वर्गमूल कितना है 2, इसलिए लिख सकते हैं 2√7। आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं तब पूरा इस तरह से पूरा फैक्टर कर लीजिए 28, क्या लिख सकते हैं इसे 14 × 28 2 7 14 7 × 7। जब वर्गमूल निकल जितना जुड़ा लगता है उसे रूट से बाहर करते हैं, नहीं लगा जुड़ा तो रूट में लिखेंगे, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। बात करते हैं 63, इसलिए लिख सकते हैं 9 × 7 9 7 63, 9 का वर्गमूल 3 7 है तो √7, इस तरह इसको भी लिख सकते हैं लोग। अब बताइए इसका अंतर कितना है 2√7 - √7 7 आएगा, √7 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा √7 आएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें अगला पद में से पिछला पद घटाने पर अंतर हमेशा एक समान आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ये जो बी है क्या है एपी में है, बी है। ये एपी में नहीं, कैसे नहीं, देखिए तो 4 और 2 का अंतर कितना है 2, 8 और 4 का अंतर आ गया 4, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा तो नहीं होगा। ये क्या है 2 2 4 4 8 16, ये क्या है ये जीपी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर। अगला भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आंसर मिल गया तो ये चेक करने की जरूरत नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, बताना है कौन सा पद 0 है, ठीक है। अब कौन सा पद 0 है, हालांकि आप ऑप्शन निकाल सकते हैं, 7वां पद निकालिए 0 है तो ए टिक कर देंगे, 8वां पद निकालिए 0 है तो ए टिक कर देंगे। तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे हल हो रहा है, क्योंकि सब सवाल कभी कभी 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो इसके कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है नहीं पता, मान लेते एन पद जीरो है तो एन का मान जीरो। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। ए का वैल्यू इसमें कितना दिया है 12, तो 12 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है देखिए, तो 10 में से 12 गया -2, तो -2 बराबर जीरो। सॉल्व करते हैं तो कितना गया एन माइनस वन इंटू -2, और ये प्लस में रहते क्या माइनस में -12 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 को 12 तो 6 आ गया, तो एन माइनस वन का मान 6, तो एन का मान कितना है 6 1 7, तो एन का मान आ गया 7। एन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी इतना का सारांतर, सारांतर निकालने अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप सेकंड में से फर्स्ट घटाएं, 50वां पद में से 49वां पद घटा सकते हैं, 30वां पद में से 29वां पद घटा सकते हैं, 20वां में से 19वां घटा सकते हैं, 25वां 24, यानी कोई भी अगला पद में पिछला पद घटाना है, तब इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये, इसमें से तुम जानते 7 में से 3 का कितना है 4, तो इसमें से घटाना आसान था, घटा लिए, तो 7 में से 3 के 4, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, देखिए फॉर्मूला है, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे nवां पद tn बराबर कितना दिया है 3 माइनस 4n, तो क्या बोला t5 निकालना है, सिंपल है, 5वां पद निकालना है, तो n का मान दिया 5, तो जहां जहां n वहां रखोगे 5, तो कितना है 3 माइनस 4 गुणे 5, तो 3 माइनस 20 माइनस 17, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये हो तो इसका सारांतर क्या होगा। अब सारांतर निकालने के लिए क्या करना होगा, लगातार कोई भी दो पद निकालना होगा, तो लगातार कोई भी दो पद निकालना, तो हम काम करते हैं पहला पद निकाल लेते हैं और दूसरा पद निकाल लेते हैं। ओके a1 कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें an का मान दिया, ये वाला क्या है सामान्य पद है, नहीं इसमें n दिखाई दे रहा है, nवां पद है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है an बराबर कितना दिया गया 17 माइनस 5। अब इस रिलेशन से हम क्या करेंगे a1 निकालेंगे, तो जहां जहां n होकर रखेंगे 1, तो 17 माइनस 5 कितना गया 12। a2 निकालना है, तो जहां n है क्या रख देंगे 2, क्या रख देंगे 2, तो कितना गया 17 माइनस 5 दूना 10, कितना गया 7, कितना गया 7। अब देखिए क्या निकालना है डी, तो डी को हम ले सकते हैं सारांतर को a2 माइनस a1, a2 को माना गया 7 और माइनस 12, कितना गया -5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, n विषम, तो विषम माने क्या हुआ 1 3 5 7 डॉट डॉट, ऐसे n विषम संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है, योगफल निकालना है, तो बताइए इसका निकालना है एन, एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आपको लास्ट टर्म पता रहता ना तो वो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इंटू a प्लस n। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितने पद का योगफल निकालना है, n का तो n रहेगा n/2, 2 इंटू a का मान कितना दिया 1, तो 1 n माइनस 1, डी का मान कितना है 3 में से 1 2, तो लिख देंगे 2। सॉल्व करते हैं कितना आता है n/2, ये कितना है 2 एकम 2 प्लस ये कितना गया ये रहता है n माइनस 1 इंटू 2, इसमें से 2 कॉमन ले ले 2 कॉमन, तो जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जैसे भी देखिए 2 इसमें, जब इस 2 को इसमें लाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर n आएगा, ये कितना गया 1 आ गया, प्लस ये क्या हो 2 खत्म, यानी कितना यहाँ पर n माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल, कितना गया यहाँ पर 2n, कितना आएगा 2n आएगा, तो यहाँ पर आ गया 2n, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक मिनट कहीं गड़बड़ है, एक मिनट, जब इसको 2 यहाँ पर लाएंगे तो खत्म होगा 1 आएगा, यहाँ पर तो खत्म यानी n माइनस 1 होगा, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ कितना है n है ना, तो यहाँ कितना आएगा n इंटू एन, n स्क्वायर क्या आएगा n स्क्वायर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी। यहाँ देखिए n और यहाँ n गुणा में ना है, तो n इंटू एन क्या आएगा n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर। ओके चलिए चलता है अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यदि 18x y माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान क्या होगा, अच्छा ये वाला। तो यदि आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे लोग, इसका क्या बोलते हैं एपी का एक गुण पढ़े होंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इस तरह से 2 5 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, चलिए एपी में है तब लोग एपी के गुण पढ़े होंगे लोग, इधर से मानिए फर्स्ट टर्म प्लस इधर से फर्स्ट टर्म, तो किसी एपी के इधर से जो पद लेंगे उधर से वही पद लें, तो उन दोनों पदों का योगफल हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम इधर से पहला पद की बात करें, इधर से पहला पद क्या है 14, तो 2 प्लस 14 कितना है 16, इधर से हम दूसरा पद लें, इधर से भी दूसरा पद लें, तो 5 और 11 कितना है 16,
इधर तीसरा पद, इधर तीसरा पद, 8 और 8 का योगफल क्या हो 16। इधर चौथा पद लीजिए, इधर चौथा पद लीजिए, तो 11 5 16, यानी जो इधर से जो पद लें उधर से वही पद लें, तो योगफल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई निकालना है, इधर से x दूसरा पद है, y दूसरा पद, तो x प्लस वाई का मान फर्स्ट पद इधर से फर्स्ट पद के योगफल के बराबर होगा, तो 18 में से 3 कितना आएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर दो। ओके, तो एक तो तरीका ये हो गया। बाय द आप ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़े, गुण नहीं पढ़े, तो हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में ना आपको x और y का मान निकालना। कैसे निकालेंगे, तो x और y निकालने के लिए आपको यहाँ पर निकालना होगा सार बंतर। यदि सार बंतर पता है तो आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे सार बंतर की, तो इस AP में a का मान कितना दिया, a का मान दिया 18, ये -3 दिया, कौन सा पद है 1 2 3 4, चौथा पद है, तो चौथा पद यानी a4 का मान कितना दिया है -3, इसको निकाल सकते हैं a + 3d बराबर -3। ऐसे d का मान निकाल सकते हैं कैसे, a का मान कितना दिया 18, तो यहाँ 18 + 3d बराबर -3, तो 3d बराबर -3 है, प्लस दे रहा तो माइनस है, तो -18, ये कितना गया 18 3 21 यानी -21, तो d का मान कितना गया 7 यानी -7, तो d का मान आ गया -7, d का मान कितना आ गया -7 आ गया। तो हम जानते हैं किसी एपी का पहला पद दिया, इसमें d जोड़ते जाइए, अगला पद निकलते जाएगा, तो x का मान क्या होगा 18 में -7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 18 में 7 कितना आएगा, 18 में 7 गया 11, कितना गया 11, 11 में 7 गया 4, 4 में 7 गया -3, तो x का मान है 11, y का मान 4 है, 11 + 4 कितना है 15, यानी ऑप्शन हमारा डी, तो dt कर, तब जैसे चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि a तथा b पूरक कोण हो तो sin b बराबर sin b, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है, हालांकि सही बात है sin b बराबर होगा, बट आगे देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अगला दिया है sec a बराबर cosec b, जी बिल्कुल हम पढ़े थे जब दो पूरक कोण आए तो पूरक कोण में कौन किससे संबंधित था, sec cosec से था, sec a तो sec का रिलेशन cosec से, a का पूरक कोण b, एंड ऑप्शन नंबर बी होता है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos 90 डिग्री -5 बराबर, चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया, नीचे दिया है देखो, चलिए तो cos का संबंध किससे होता है sin से, और 90 -5 का पूरक कोण क्या होता है 5, डिग्री फॉर्मूला है cos 90 थीटा क्या होता है sin थीटा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक करेंगे sin 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर 27 - sin स्क्वायर 63, तो देखिए cos का रिलेशन sin से, यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर 27 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है 63, तो 63 माइनस ये 63 चेंज नहीं करेंगे, sin स्क्वायर 63, sin स्क्वायर 63 - 63 एक खत्म 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, यदि sin 2 थीटा बराबर, चलिए sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा सत्य है जब थीटा का मान है, तो थीटा का मान ऑप्शन ए 60, तो जहां जहां थीटा में 60 से करेंगे बराबर है तो ऑप्शन ए सही है, नहीं है तो गलत है, तो चलिए थीटा का मान 60 हो गया, तो 60 दूना 120, ये कितना है sin 120, sin 120 का मान कितना आता है √3/2, यहाँ बात करते हैं 2 है तो 2, sin 60 का मान √3/2, क्या दोनों बराबर है, नहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। सर हमको sin 120 का मान नहीं पता है, तो नहीं पता कोई बात, अब अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे। अगला चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर 45 दूना 90, sin 90 का मान 1, यहाँ 45 तो 1/√2, ये भी बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। सीधी है 30 30 रख के चेक कीजिए, 30 गुना 60 sin 60, यहाँ आएगा sin 30 गुणे 2, तो दोनों बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं 0 डिग्री, तो जहाँ x थीटा 0 तो 0, 2 × 0 0, sin 0 का मान 0 तो 0, 0 तो sin 0 का मान 0, 0 × 2 0, यानी LHS RHS बराबर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यानी p का मान 4, h का मान 5, निकालना क्या है tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p का मान तो पता है 4 है, 4 चल ठीक, यानी ऊपर 4 आएगा, देखिए तो कहीं यहाँ दिया 5 दिया तो होगा नहीं, यहाँ 3 तो ये भी नहीं होगा, यहाँ 4 यहाँ 4, तो दो ऑप्शन में 4 दिया ना 4, तब वो अगला निकालना होगा। अब देखिए h का मान दिया है 5, तो कंफर्म b का मान तो 5 होगा नहीं, तो 5 वाला खत्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी को बिना निकाला बता सकते, अब निकाल भी सकते हैं, जब p का मान दिया 4, h का मान दिया 5, तो b का मान कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ लिख देंगे कैसे, तो b का फॉर्मूला पड़े चलो अंदर h² - p² आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यदि tan थीटा बराबर इतना हो तो sec स्क्वायर थीटा, इधर डिग्री फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर, इससे कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, सवाल दिया 1 - tan स्क्वायर 45, 1 है तो 1 - tan 45 का 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 1 0, तो 0 बटा समथिंग क्या आएगा 0,
जो ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए 0 ही ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर। अगला क्वेश्चन 3 है तो 3 इंटू कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 3 3 खत्म 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल यहाँ पर cos 1 डिग्री इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4 cos 5 सब करते करते क्या तक 180 तक जाना है, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या आता है 0, तो जब एक जगह 0 आए तो 0 इंटू कुछ भी करे क्या आएगा 0 आएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सी टिक कर देंगे। ओके अगला सवाल देखते हैं 2 - 2 cosec स्क्वायर है, तो चलिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1 - cosec स्क्वायर ए। ओके अब यहाँ गया 1 - cosec स्क्वायर, बट हम लोग तो पढ़ेंगे cosec स्क्वायर a - 1 कैसे याद कीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे लोग 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a, तो यहाँ से cot स्क्वायर a का मान कितना आएगा cosec स्क्वायर a - 1, cosec स्क्वायर a - 1, बट यहाँ दिया 1 - cosec स्क्वायर है, तो ऐसे माइनस कॉमन ले ले, जब इसमें माइनस कॉमन लेते आएगा -2 और ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर a, और प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में तो -1, तो कितना है -2 इंटू cosec स्क्वायर a - 1 क्या होता है, ये तो cosec स्क्वायर a - 1 होता है cot स्क्वायर है, चलिए लिखते हैं cot स्क्वायर है, तो ये -2 cot स्क्वायर है, तो -2 cot स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर क्या है डी, तो डी टी कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि a sin x बराबर 1 b cos x इक्वल टू इतना, तो cot x निकालना है, ध्यान दें अब cot x का मान निकालना है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cot x निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है cos x बटा sin x, यदि आपको cos और sin का मान पता तो सॉल्व बन जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ से cos का मान निकाल सकते हैं, cos का, तो यहाँ से cos x का मान कितना है b गुणा में इधर बटा में जाएगा, तो यहाँ से cos x का मान आ जाएगा 1/b, तो जहाँ cos x का लिख देंगे 1/b, sin x, तो यहाँ से sin x का मान निकाल देंगे, कितना आएगा 1/a, तो यहाँ जाएगा 1/a, ये a वाला ऊपर आएगा तो कितना आएगा a/b, तो a/b यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये दोनों मिलकर आ जाएगा 1 1 और यहाँ दिया -1, तो 1 - 1 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या गया ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए माइनस है तो -10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, प्लस है प्लस 1/1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, तो यहाँ ये cos स्क्वायर है बराबर -10 स्क्वायर ए, 1/cos क्या होता है sec होता है, तो यहाँ जाएगा sec स्क्वायर है, और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू आएगा 1, कितना आएगा 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा देखिए cos 75 बटा sin 15, cos का रिलेशन किस होता है sin से, तो sin 75 का पूरा कोण कितना है 15, अब बटा में क्या है sin 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin 15 का वैल्यू नहीं पता है, ओके sin का रिलेशन cos से, 15 का पूरा कोण 75 डिग्री बटा में cos 75 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 1 स्क्वायर 1 -1 स्क्वायर 1 1 - 1 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी या सी टिक। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं cos 60 बटा sin 60, तो cos बटा sin क्या होता है cot, हालांकि 60 डिग्री का मान भी पता है, आप मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट जब दोनों कोण सेम है तो हम जानते हैं cos बटा sin क्या होता है cot होता है, तो ये आ जाएगा cot, तो ये आ जाएगा cot 60 डिग्री इंटू यहाँ दिया tan 60 डिग्री, हम जानते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि cosec फाई माइनस cot फाई बराबर y हो तो cot फाई का मान क्या हो। ओके अब देखिए यहाँ पर cot फाई का मान निकालना, ऑप्शन में सब क्या दिया y के टर्म में दिया है, तो आपको cot फाई का मान निकाल y के टर्म में, ध्यान देखिए यहाँ पर cosec फाई और cot फाई में रिलेशन दिया है, और एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, सवाल देखिए यहाँ पर cosec फाई cot फाई में रिलेशन दिया है, और एक रिलेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं लोग, तो पढ़ते हैं लोग cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए फाई लिखा है तो पहले फाई लिखेंगे माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, cosec फाई माइनस cot फाई बराबर 1 है, तो अब देखिए हम cosec फाई प्लस cot फाई, अच्छा ये cosec माइनस cot का मान दीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो cosec फाई प्लस cot फाई इंटू में क्या है cosec माइनस cot,
तो कोसेक माइनस कॉट का मान कितना दिया है, y दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं y। अब बराबर 1 है तो यहाँ से कोसेक फाइव प्लस कॉट फाइव का मान कितना है 1/y, कितना है 1/y। तो एक यहाँ पर दिया है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, और एक यहाँ पर समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके किसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसको 1 और 2 को हल करके ना आप कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं, कॉट का भी मान निकाल सकते हैं, बट हमें किसका मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है ना। तो कॉट का मान निकालना है तो हम कोसेक को गायब करेंगे। देखिए यहाँ कोसेक वाला टर्म प्लस में और यहाँ पे प्लस में, तो समीकरण 1 में से 2 माइनस कर दे तो कोसेक वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा कॉट, क्या निकल जाएगा कॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं 1 में से 2, एक काम करते हैं 2 में से 1 घटा दें, क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। चलिए तो जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो समीकरण 2 में देखिए क्या दिया है, कोसेक फाइव प्लस कॉट फाइव बराबर 1/y। समीकरण 1 में क्या दिया है, कोसेक फाइव माइनस कॉट फाइव बराबर दिया है y। इसे क्या करते हैं माइनस करना, तो माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो ये कितना गया कॉट कॉट, ये भी प्लस में भी प्लस में, तो कॉट फाइव प्लस कॉट फाइव कितना हो जाएगा 2 कॉट फाइव बराबर यहाँ कितना आएगा 1/y माइनस y। यहाँ से किसका मान निकालना है कॉट फाइव का, तो 2 कॉट फाइव का मान कितना गया, इसका एलसीएम आएगा y, यहाँ गया 1 माइनस y स्क्वायर, निकालना है कॉट फाइव का मान, तो कॉट फाइव का मान कितना गया 1 माइनस y स्क्वायर बटा 2y। तो 1 माइनस y स्क्वायर बाई 2y कहीं दिया है, 1 माइनस y स्क्वायर बाई 2y ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन 1 मिनट। अच्छा कोसेक रिलेशन किससे होता है सेक से, सेक 30 का पूरा कोण 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अब इसे बना सकते हैं कोसेक 30 का मान क्या होगा 2, तो साइन 30 का मान 2 तो होगा नहीं, खत्म। सेक 60 का मान कितना आता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर हो तो थीटा का मान क्या होगा जानने के, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर, यहाँ पे 1 है तो 2 इधर बटा में, यानी 1/2। cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी 3 थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना है 20, तो 20 को ही दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यदि sin b बराबर a/b हो तो cos b का मान क्या होगा। ओके तो हम जानते हैं cos का फॉर्मूला क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये भी b और ये भी लिखते साइन स्क्वायर b, √1 माइनस साइन b का मान कितना है a/b, तो a/b स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा b स्क्वायर, तो कितना आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट है तो रूट, इसका वर्गमूल नहीं है तो रूट में ही रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा बी, तो बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। ओके अब देखिए tan a प्लस cot a दिया है, दो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर निकालना है। अब एक काम करते हैं दोनों का स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हम जानते हैं जब a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इन tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 tan इंटू कॉट, यहाँ लिखेंगे 2 tan a इंटू कॉट a, अब बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 तो 4, यानी कितना गया हमें किसका मान निकालना है tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, इतना का मान निकालना है, इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस प्लस 2 है तो 2 tan इंटू कॉट क्या होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 4 तो 4, ये 2 प्लस में रहता क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2, तो इतना का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो बड़े इसमें प्लस प्लस होता है प्रथम में, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, तो किस चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, तो सी टिक करो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, बिंदुओं ए और बी के बीच दूरी है, तो दूरी कैसे निकालते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, किसी में से घटा सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर या y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी आपको x में से x घटाना है। तो बताइए 8 में से माइनस 6 घटाए तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये देखिए 8 माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 6 स्क्वायर, मान हम इसमें से इसको घटाए तो इसमें से इसको बताइए, तो 2 में से 0 गया 2 तो 2 स्क्वायर, 8 6 14 14 स्क्वायर कितना गया 196, 2 का स्क्वायर 4, 196 4 कितना गया 200, तो रूट 200 आ गया। 200 का वर्गमूल इसमें लिख सकते हैं 2 गुणे 100, 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10, तो 10 2 का नहीं है तो रूट 2, तो 10 रूट 2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दिया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो जहां एक्स अक्ष वाई अक्ष काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया है केंद्र, बी दिया है बिंदु, सी दिया है लंब केंद्र, डी दिया है परिकेंद्र। एक मिनट, अब देखिए इसमें तो नहीं मैच कर रहा है ना, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होगा आपको हिंदी में ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेंट्रोइड ओरिजिन, राइट, ओरिजिन होता है मूल बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके चलिए चलता है अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है पर P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना था, क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो 4 8 12 अब बटा 2 कितना गया 6, तो x का मान है 6, तो यहाँ 2 है तो खत्म, यहाँ 6 ये हो सकते हैं ये भी खत्म, ये 2 में कौन होगा, तो y निकालना हो, तो y का फॉर्मूला क्या था y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 माइनस 5 y2 7 बटा में 2, तो माइनस 5 प्लस 7 कितना आएगा 2 बटा 2 यानी 1, तो 6,1 कहाँ पर सी में, तो सी टिक कर। ओके चलिए चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया मूल बिंदु से माइनस एक्स कमा वाई की दूरी क्या होगा, तो क्या होगा ऑन द रूट इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा वाई स्क्वायर, ऑन द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इतना इतना तथा इतना संरेख हो तो ए का मान क्या होगा, तो संरेख वाला सवाल कैसे बनाते हैं, तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 0 करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बट एक तरीका और पढ़े चलो, कौन सा, ढाल वाला कौन सा पढ़े चलो, जब ये संरेख होंगे निखी रेखा पर होंगे तो एक ही तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का ढाल और इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का ढाल क्या होगा बराबर होगा, तो हम ढाल वाला कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। तो ढाल कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई 2, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 ये कैसे, इसे क्या निकालते हैं लोग ढाल, ढाल यानी क्या होता है स्लोप। ओके अब बताइए एकदम इन दोनों बिंदु को रेखाखंड का ढाल निकाले और इसका ढाल निकाले, दोनों ढाल क्या बराबर है, क्यों, क्योंकि क्या है एक ही रेखा पर होंगे संरेखित, तो चलो हम यहाँ से ढाल निकालते हैं, यहाँ से कहाँ से, इन दोनों पॉइंट से निकालते हैं, कितना है देखिए, तो क्या होता है, चलिए आगे इसका निकालते हैं, तो y2 माइनस y1, तो 6 में से 2 कितना है 4, तो 4 बटा x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 बराबर, यहाँ से निकालते हैं y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 x2 माइनस x1 ए अब माइनस में तो क्या प्लस हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा ए और ये माइनस 5 से हो जाएगा प्लस 5। सॉल्व करते देखिए तो यहाँ पर, तो पहला बात क्या होगा माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 4 दूना 8, यहाँ कितना आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया a प्लस 5, ये कितना गया 6 दूना 12, ए का मान कितना गया प्लस में माइनस में, तो 12 माइनस 5 यानी 7, तो 7 यानी ऑप्शन नंबर आ गया ए, 80 कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी, इसमें स्पष्ट है y का मान 7, देखिए y का मान 7 कहाँ पर है, यहाँ पर y का मान 3 है तो खत्म, y का मान माइनस 6 खत्म, y का मान 1 खत्म, ऑप्शन नंबर सी में है टिकल सी। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी, तो y अक्ष से दूरी पूछा है ना 4 होगा, 1 से पूछता तो क्या होता 6 होता, कैसे आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए तो 4,6 यानी x का मान 4 तो y का मान 6 यानी इधर कहीं आएगा, ये होता है 4,6, जिसका यहाँ से दूरी कितना दिया है 6 और यहाँ से दूरी कितना दिया है 4, तो क्या क्वेश्चन बोला गया है y अक्ष से, ये y अक्ष है इससे कितना दूर है 4 है ना, तो 4, तो जब y अक्ष से दूरी पूछता है तो होता है भुज, जो x अक्ष से दूरी पूछता है वो क्या होता है कोटि, यानी 4 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को ab मिलाने वाले रेखाखंड ab को लेम्डा कमा 1 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। ओके चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल है सवाल समझिएगा दिया रेखाखंड ए बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ क्या है बी। ओके ए कितना दिया है a कमा b और b कितना दिया है c कमा d। अब कोई पॉइंट है जिसको आंतरिक रूप से कितना अनुपात हम काट रहे हैं, लेम्डा अनुपात 1 बांट रहा है,
तो यानी ये m1 मान लेते हैं, ये m2 मान लेते हैं। तो इसमें दिया गया है m1 अनुपात m2 बराबर लेमडा अनुपात 1, यानी इसको लेमडा बाई 1 यानी खाली लेमडा ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, y निर्देशांक निकालना है। किसका, बिंदु का y, यानी ये जो पॉइंट है इसका y निर्देशांक निकालना है। तो इस x, y, तो आपको ये निकालना है y निर्देशांक। क्या निकालना है, y निर्देशांक निकालना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो बताइए y का फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़ोगे लोग m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान कितना है, लेमडा, तो लिख देंगे लेमडा। y2 का मान कितना है, d, तो d प्लस m2 का मान कितना है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। y1 का मान कितना है b, तो b, m1 प्लस m2 यानी लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 1। देखिए इस ऑप्शन में दिया है लेमडा d प्लस b, लेमडा d प्लस b बटा लेमडा प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए में आ गया, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P और Q हो तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ध्यान रखिए, कोई वृत्त है, तो वृत्त का व्यास है, तो व्यास का सिरा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक निर्देशांक दिया है 8 का -6, इसका नाम दिया है P। दूसरा दिया Q, Q का निर्देशांक कितना दिया है -8, 6। ठीक है, तो बोला गया केंद्र, केंद्र यानी इसका निर्देशांक निकालना। तो केंद्र क्या हो, व्यास का मध्य बिंदु होता है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है। तो आपको ये निकालना है, x, y निकालना है। तो किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते हैं लोग, तो x निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2, तो 8 यहाँ पर दिया है -8 और बटा में 2, कितना गया 0, 0 बटा 2 यानी कितना गया 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो यहाँ पर 4 है तो खत्म, -4 खत्म, यहाँ 1 है खत्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी, तो डी टिक। y निकालने की जरूरत नहीं, अब y भी निकाल लेते हैं। देखिए -6 प्लस 6 क्या आएगा 0, 0 बटा 2 क्या आएगा 0, खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज का केंद्रक इतना है, उसके 2 शीर्ष इतना है, तो तीसरा शीर्ष निकालना है। ध्यान देंगे, तो चलिए त्रिभुज मान लेते हैं, ये तीनों शीर्ष दिया है और एक केंद्र दिया है। तो पढ़े होंगे लोग केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये दिया है x1 का मान y1, ये दिया है x2 का मान y2, ये दिया है x3 का मान y3। केंद्र x, y है, तो केंद्र x का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ओके, अब देखिए इसमें क्या दिया है, केंद्रक दिया है 4, 0, यानी आपको ये दिया गया है 4, 0। फिर दिया 2 शीर्ष दिया है, एक 3, 4, ये मान दिया है 3, 4, एक दिया है 5, ये दिया है 5, -6। तो तीसरा निकालना है आपको, इसका मान निकालना है। ओके, इस समीकरण इससे निकाल सकते हैं लोग। कैसे, x का मान तो दिया है 4, तो यहाँ लिख दिया 4, x1 प्लस x2, x1 का मान दिया है 3, x2 का मान दिया है 5, x3 नहीं दिया है, अब बटा में 3 तो 3, तो कितना गया 4, 3, 12, 5, 3, 8 अब प्लस x3, तो कितना 8 इधर माइनस, तो 12 में स्टार्ट कितना गया 4, x3 का मान आ गया 4, x3 का मान कितना गया 4, यानी 4 का मान समथिंग होगा। देखिए किस ऑप्शन में 4 दिया है, इसमें दिया है 2 खत्म, इसमें 0 खत्म, इसमें 2 खत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। यदि किसी और एक ऑप्शन में यहाँ पर मान लीजिए 4 होता है, क्या करते हैं, y भी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, y भी निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पर, बोला है -5/2, 4 किस पाद में स्थित है, यानी माइनस कमा प्लस। तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर कोटि यानी y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, इन ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण क्यू बराबर 84 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा। और इसमें एबीसी और पीक्यूआर क्या है, समरूप है। ओके, एक किसका मान निकालना, सी का मान निकालना। अब इसमें कोण सी का मान किसके बराबर होगा, तो सी का संगत भाग क्या होगा, आर होगा, तो सी का मान आर के बराबर होगा। ओके, और इसमें आर का मान नहीं दिया है, तो आर का मान कब निकाले, जब क्यू और पी पता हो। क्या पता हो, क्यू और पी पता है, नहीं आर का मान नहीं दिया है। ठीक है, यदि पी और क्यू पता है तो सॉल्व बन जाएगा ना। तो कोण पी का मान किसके बराबर, कोण पी का मान, तो कोण पी का मान बराबर होगा ए के बराबर, किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो कोण पी होगा ए के बराबर, तो ए का मान दिया 42 यानी 42 डिग्री। चलिए कोण क्यू का मान, तो कोण क्यू का मान दिया है, ठीक है 84। तो क्या निकालना है, कोण सी, कोण आर क्या निकालना है, एक मिनट, कोण सी निकालना है ना, सी का मान आर के बराबर होगा। ओके, यानी कोण आर निकाल देंगे, काम हो जाएगा। अब कोण आर निकालिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का फल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए तो क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों का फल घटाते हैं, तो 4 2 6 8 4 12, ये कितना गया, 10 में 6 गया 4, 7 में 2 गया 5, यानी 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करें। क्या टिक करें, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो कोण क्यू का मान ध्यान देंगे। अब देखिए पी आर स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये तो हम पी आर क्या है, कर्ण है। तो जब कर्ण है तो कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो पी आर के सामने वाला कोण कौन सा, कोण क्यू होगा। कोण क्यू पूछा है तो कोण क्यू का मान आएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टी। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एडी लंब बीसी, तो एडी स्क्वायर का मान क्या होगा, ध्यान देंगे। एबीसी के एक समबाहु त्रिभुज, तो हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु माने क्या, प्रत्येक साइड बराबर, प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर। इसमें बोला एडी लंब बीसी है, तो बीसी पे हम क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, एडी। एडी आ गया, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा होगा, हम पढ़े चलो। जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज एक तरह से, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं। तो जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर लंब डालते हैं ना, ये लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एडी स्क्वायर है, इसका मान निकालना, इसका स्क्वायर का मान निकालना, सिंपल है। और इसमें अच्छा ओके, सब डीसी के टर्म में दिए। तो एक काम करते हैं, इस भुजा को मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, तो हयो क्या होगा ए, तो हई पूरा होगा ए, तो ये क्या आएगा a/2, क्या आएगा a/2। किसका मान निकालना हमें, एडी का मान निकालना, यानी एडी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर का मान क्या होता है, तो इस समकोण त्रिभुज में देखें, ये इसमें देखिए बात है, तो समकोण त्रिभुज में क्या है, लंब का काम कर रहा है, लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया ए, तो ए स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया a/2, a/2 स्क्वायर। तो कितना गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना गया 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना गया 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4। तो 3/4 ए स्क्वायर कहीं दिया है, 3/4, एक मिनट गड़बड़ है, ए का मान, एक मिनट, अच्छा यहाँ देखते ऑप्शन में डीसी दिया है, अच्छा यानी आधा भी ले सकते हैं। ओके डीसी डीसी ओ डीसी दिया है, ठीक है। तो डीसी यानी क्या है, a/2 दिया है, कोई बात नहीं, इसको a/2 के रूप में लिखते हैं। कितना है 3, एक मिनट यहीं पे इसको रखते हैं, चलिए लिख सकते हैं 3a/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3a/2, क्यों a स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर क्या है 4 आएगा, 3 a/2 का मतलब क्या हुआ, cd आ गया, cd, चलिए देखिए cd स्क्वायर, तो क्या होगा 3cd स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt कर देंगे। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज एबीसी की बात किया तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, मान लीजिए आ गया एबीसी। ओके बोल रहे इसमें डी और ई, एबी और एसी पर, एबी पर क्या है डी, एबी पर है डी, तो मान लीजिए यहाँ पर डी, और एसी पर क्या है ई। अब बोल रहा है इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी, तो डी मिलाते हैं, डीई और बीसी क्या है, समांतर, दूसरे क्या है, समांतर है। तो बोल रहा है कि यदि एडी बटा डीबी, ओके इसमें एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी का मान कितना दिया है 4/5, तो 4/5। तो बोल रहा है एसी का मान दिया 18, पूरा एसी का मान कितना दिया 18, तो एई का मान पूछा है। ओके ध्यान देंगे, पूरा एसी का मान दिया 18, तो एसी का मान दिया 18, तो एई का मान पूछा है, तो ध्यान देंगे। तो हम लोग पढ़े थे थेल्स पर में, जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो इन दोनों को समान अनुपात में बढ़ता है। हम लिख सकते हैं एई बटा ईसी बराबर एडी बटा डीबी, इसको हमेशा भी लिख सकते हैं एई बटा एसी। ऐसा क्यों लेंगे, इसमें देखिए एसी का मान दिया, एसी का मान, जब हम लेंगे एई बटा एसी, इसमें क्या लेंगे एडी बटा एबी, तो हम लिख सकते हैं एडी बटा एबी। ऐसे सॉल्व करते हैं तो एई, एई का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है, तुरंत देते हैं। एसी का मान 18, तो यहाँ लिख देंगे 18। एडी का मान, एडी का मान देखिए तो, चलिए यहाँ एडी किसका संगत है, 4 का संगत है, यहाँ लिख देंगे 4, बटा में एबी यानी पूरा पूरा। ओके अब बताइए जब एडी का मान 4, बीडी का मान 5, तो पूरा कितना आएगा 5 4 9, यानी 9 की तरफ काम करेगा। और जब चूंकि अनुपात में इसलिए यहाँ पे इसका मान 4 ले रहे हैं, तो इसका मान यहाँ पे आप के लिख सकते हैं, यहाँ पे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, कितना है 9 दूना 18, 4 दूना 8, ए का मान कितना आ गया 8, ए का मान 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए 80। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी।
समद्विबाहु समकोण, सिंपल है। तो समकोण भी है, समद्विबाहु भी है, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर थे, दोनों कोण बराबर, दोनों कोण का फल कितना होता है, 90 डिग्री, यानी 45, तो भी क्या होगा 45। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण कितना होगा, 45, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई कितना दिया है, 7 और 10 दिया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। चलिए, तो एक मान लेते त्रिभुज एबीसी है, समरूप क्या है, त्रिभुज डीईएफ है। इसमें क्या दिया गया है, उनके एक मिनट, ऊंचाई दिया है, मान इसका हाइट दिया है, यानी h1 कितना दिया है, यहाँ पर h1 दिया है 7, h2 दिया है 10, तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ। ध्यान देंगे, हालांकि आपको डायरेक्टली पता होगा, क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर h1 बाई h2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना आएगा 7 बटा 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 10 स्क्वायर 100, यानी 49/100, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 80 कर। बट ये कैसे होता है वो भी आप देख सकते हैं, कैसे ध्यान देंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है यहाँ पर एबीसी, जब आप पढ़ेंगे ना सत्यापन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को सिद्ध करेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उसमें एक टर्म आया होगा। फिर इसको मान लेते हैं क्या, डीईएफ, दोनों समरूप है, हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। काम करते हैं ना, यहाँ पे हलम डाल देते हैं, इसको मान लेते हैं एम, एक हलम डाल देते, इसको क्या मान लेते हैं एन। ठीक है, क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डीईएफ, डीईएफ निकाल सकते हैं 1/2, आधार कितना लेंगे बीसी, तो ऊंचाई कितना लेंगे एम, यहाँ क्या लेंगे 1/2, आधार कितना लेंगे ईएफ, ऊंचाई कितना लेंगे डीएफ। ध्यान देंगे, तो हाफ हाफ कैंसिल। अब देखिए, जब सिद्ध करते थे लोग, एम बटा डी एन आ गया, ठीक है, सर यहाँ क्या बोलते हैं बीसी बटा ईएफ आ गया, ठीक है। अब इस एम बटा डी एन का मान जब निकाल रहे थे, तो इसका मान क्या हुआ था, इसके बराबर आया था। इसका मतलब जो अनुपात ऊंचाई का होता है वही अनुपात भुजा का होता है, ये अनुपात क्या होता है, भुजा का होता है। और हम पढ़े दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब भुजा का अनुपात नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई का अनुपात निकाल सकते हैं लोग। तो जो ऊंचाई के अनुपात होगा ना, वही भुजा का अनुपात होगा, और वही होता है माध्यिका का भी अनुपात होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 7/10 49/100, ऑप्शन नंबर क्या होगा 80 कर। ठीक है, तो बाई द वे आपको कैसे याद है, कैसे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए स्टेटमेंट पढ़े लोग, बताया जो भुजाओं का अनुपात होता है वही ऊंचाई का अनुपात होता है, वही माध्यिका का अनुपात होता है, वही परिमाप का भी अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई देकर पूछ दिया है, ठीक है, भुजा नहीं दिया। यदि माध्यिका भी देता तो यही आंसर आता, परिमाप भी देता तो क्या होता, यही आंसर आता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। सिंपल है, कोई मानते हैं क्या है, वृत्त है, समानांतर स्पर्श रेखा। जब दो समांतर स्पर्श रहते हैं, बीच में जो दूरी हो क्या हो, व्यास के बराबर, इससे बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा। त्रिज्या कितना दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा 4.5 का डबल होगा, यानी 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान यहाँ पे एक वृत्त है, बाहर से कितना खींच सकते हैं, मात्र 2, एक इधर और एक इधर, तो कितना खींच सकते हैं 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल दिया यहाँ पर, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण ए पीबी बराबर इतना, ए ओ बी बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे। तो यह क्या दिया, केंद्र ओ वाला वृत्त, एक हम वृत्त बना लेंगे, केंद्र दिया है वो पीए और पीबी, तो पी देखिए दोनों में पी कॉमन है ना, पी, तो हम यहाँ पे मान लेंगे पी, तो ये वाला मान लेते हैं पी आ गया, और यहाँ पे आ गया पीबी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं पी, ए आ गया पी, तो पी और पीबी क्या है, दो स्पर्श रेखा है। बोले कोण ए पीबी बराबर, ए पीबी यानी इस कोण का मान दिया कितना 50 डिग्री, इसमें क्या बोला गया कोण ए ओ बी, यानी इसका मान निकालना है, सिंपल। तो क्वेश्चन पढ़ के फोटो बन गया। अब हम एक बात पढ़े तो इन दोनों का जो फल क्या होता है 180 होता है, जब ये 50 है कितना आएगा 130, तब जोड़ने पे 180 आएगा, 130 डिग्री ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, दी गई आकृति में बिंदु ओ, यहाँ पर देखिए बिंदु ओ दिखाई दे रहा है ना, बिंदु ओ वृत्त केंद्र है, कोण ए ओ बी दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री कितना है 30 डिग्री है, तो कोण ओ बी ए क्या निकालना है, ओ बी ए यानी इसका मान निकालना है। ओके, ध्यान देंगे। अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज
ये दोनों इसका भुजा बराबर भी नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। कैसे? ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या बराबर। अब ये क्या बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या था? बराबर होता है। तो ये कोण x, तो ये भी क्या होगा? x। ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का फल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों जोड़ देंगे तो 180 कर देंगे, तो x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये x और x क्या होगा? 2x हो जाएगा। ये प्लस दे रहे तो माइनस होता है। 180 में 30 कितना है? 150। तो x का मान कितना है? 75 डिग्री। तो हमको किसका मान निकालना है? कोण OBA, यानी इसका मान निकालना है। x का मान है 75, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक पॉइंट है जो केंद्र से कितना दूरी पर है? केंद्र से है 17 सेंटीमीटर की दूरी पर, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, यानी आपको इसका लंबाई निकालना है। और बोला त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर, इसको मिलाए तो कितना आएगा? 8 आएगा। और हम एक बात पढ़े थे लोग, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो क्या निकालना है? स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी आपको इसका मान निकालना है। और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में किसे कम कर रहा है? आधार कम कर रहा है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई जो मान लीजिए आपको स्क्वायर, देखिए एक और चीज बता दें आपको, जब हम बड़ा बड़ा संख्या आएगा ना और स्क्वायर करना होगा ना और माइनस रहेगा, तब स्क्वायर नहीं होगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। तो 17 प्लस 8 कितना आएगा? 25 इंटू ए माइनस बी। तो 17 में से 8 कितना आएगा? 9। तो 9, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, तो 5 3 15 15 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80। ओके, अब इसके स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक घन के विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान देंगे, घन का विकर्ण। तो बताइए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण √3a। इसका मान कितना दिया है? 5√3। √3 खत्म, तो a का मान कितना गया? 5 सेंटीमीटर। अब a का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, 6 6 a का मान गया 5, तो 5 स्क्वायर, 6 गुणे 5 5 25। ओके, तो कितना गया? 150। 150 क्यों दिया है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। ओके, चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, उनके आयतन का अनुपात क्या होता है? आप ऐसे भी डायरेक्टली पढ़े होंगे लोग कि जो बेलन होता है, बेलन और शंकु ऊंचाई और आधार सेम होना, तो बेलन का आयतन 3 गुना होता है, शंकु की तुलना में कितना गुना होता है? 3 गुना होता है। तो इसमें बोला गया है अगर बेलन दिया है ना, तो बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन 3:1 हो, ऑप्शन नंबर क्या बी, तो बी टिक। अच्छा सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे? देखिए बोर्ड पर हमको निकालना क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बोला गया त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, तो त्रिज्या ऊंचाई सेम लेंगे। एक मिनट शंकु दिया, तो शंकु क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा 3, तो 3/1, यानी कितना गया? 3:1। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी, तो बी टिक कर दीजिए। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल यहाँ पर सुराही का संयोजन है। सुराही, तो सुराही कैसा होता है? गोला होता है, और यहाँ पे क्या होता है? बेलन होता है। ओके, तो सुराही किसका सोल्यूशन है? मतलब किसका संयोजन है? गोला और बेलन, गोला और बेलन। तो गोला और बेलन, ऑप्शन नंबर ए 80 कर। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण है। ध्यान रखिए, घड़ी का मिनट का सुई होता है, कितना कितना मिनट बनाना है? 45 मिनट में कितना कोण बनाएगा? तो घड़ी के जो मिनट का सुई होता है, पूरा एक चक्कर कितना देर में लगाता है? 60 मिनट में लगाता है। तो घड़ी जो मिनट से 60 मिनट में, ध्यान देंगे 60 मिनट में कितना कोण घूमता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्योंकि 1 घंटा में एक चक्कर लगा देता है ना मिनट सुई, तो 60 मिनट में 360 डिग्री। तो कितना मिनट में निकालना? 45 मिनट में। तो बताइए 1 मिनट में कितना आएगा? 360/60, यानी कितना गया? 6 है। कितना गया? 6 डिग्री। कितना गया? 6 डिग्री। तो कितना निकालना है? 45 मिनट। तो 45 मिनट में कितना आएगा? तो 45 × 6, तो 6 × 5 = 30, 3 24 3 27, 270 डिग्री। कितना आएगा? 270 डिग्री।
यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, अब देखिए पूरे, मुझे पता ही आसान था, आप सोच के बता सकते हैं, बट प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ अन्य समय भी तो पूछ सकता है, 30 मिनट पूछ सकता है, 5 मिनट पूछ सकता है, 1 मिनट पूछ सकता है, इसलिए आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। ध्यान देंगे, तो अर्धवृत्त बोला क्या करेंगे यहाँ पर, एक अर्धवृत्त बना लेंगे। 1 मिनट, अर्धवृत्त दिया नहीं, ऐसा होगा कुछ, वृत्त का आधा, कुल परिमिति दिया तो कुल परिमिति ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ये वाला क्या होता है, ये वाला तो पूरा परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, इसका आधा कितना हो जाए, तो बताइए ये होता है 2 पाई आर, इसका आधा करोगे कितना आएगा, 2 पाई आर का आधा कितना आएगा पाई आर, तो ये आ गया पाई आर। ये पूरा कितना होगा, तो व्यास है, तो व्यास क्या होगा 2 आर होता है, तो ये 2 आर आ गया। दोनों का योगफल निकालेंगे यानी पाई आर प्लस 2 आर, यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, कितना आ गया पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। आर का मान कितना दिया, आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू पाई प्लस 2 को ही दिया, देखिए तो 10 इंटू पाई प्लस 2 ऑप्शन ए दिया था, ऑप्शन नंबर 80 कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल यहाँ पर 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो जितना गोला का आयतन है उतना ही ना हवा विस्थापित करेगा, यानी आपको गोला का ही आयतन निकलना है। ठीक है, तो गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई है तो पाई, आर का मान कितना दिया 6, नहीं 1 मिनट, ये 6 क्या है व्यास है ना, व्यास ध्यान देंगे, तो व्यास का मान दिया 6, तो त्रिज्या का मान कितना है 3, यानी 3 पावर 3 है, कितना बार गुणा करेंगे 3 बार, तो 3 3 खत्म, कितना देखिए पाई के रूप में है ना, देखिए ऑप्शन में क्या दिया पाई दिया है, तो गुणा करते हैं कितना आ गया यहाँ पर 3 3 9 9 चौके 36, यानी 36 पाई, क्या होगा 36 पाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पी त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर देखिए किस फॉर्मूला दिया है, अच्छा थीटा बटा 360 और यानी त्रिज्या दिया है पी, यानी आर जो होगा लिखना है पी, तो देखिए थीटा बटा 360 पाई पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर दो। ओके, चलिए सही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 462, तो क्या बोला गया है त्रिज्या निकालना है, यहाँ से आर का मान निकालना। चलिए यहाँ 3 है तो 3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यहाँ दिया 462, तो 6 2 8 4 12, यानी इसका अंकों जो फल 12 आ रहा है 12 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा, 3 से कटा देते कितना गया 3 एकम 3 1 6 3 5 15 1 3 6 12 कितना गया। चलिए अब इसे आर स्क्वायर का मान कर ले सकते हैं 154 इंटू 7 अब बट्टा में 22, ये 7 बट्टा में था गुणा में गया, गुणा में था बट्टा में आ गया। अब इसको कटाते हैं तो कितना आएगा 11 से कटेगा 11 दूना 22, ये कितना आएगा 11 एकम 11 4 11 से 44 2 7 14, तो आर का मान कितना गया अंदर रूट 7 गुणे 7 स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 कितना गया 7, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है त्रिज्या ही निकालना है, ऑप्शन मारा गया बी, तो बी टिक कर दो। और ऐसे सवाल ध्यान से पढ़ के बनाएंगे क्योंकि अब देखिए अब त्रिज्या निकाले हैं, व्यास पूछ देता तो कितना होता 14 हो जाता। चलता है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर दिया यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजा क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या होता है भुजा होता है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 81√3, क्या निकालना है भुजा का मान निकालना है, तो √3 क्या होगा खत्म हो जाएगा, निकालना है ए का मान, तो ए स्क्वायर का मान आ गया 81 इंटू 4, तो ए का मान कितना आएगा अंदर रूट 81 इंटू 4, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, 4 का वर्गमूल 2 तो 9 दूना 18, तो ए का मान है 18, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टिक। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो एक बार उछालेंगे तो कितनी संभावना आ सकती है 6, दूसरा बार उछालते हैं भी 6, तीसरा उछाले 6, और तीनों का हम एक साथ करते हैं तो गुणा करते हैं, तो कितना है 6 6 36 इंटू 6 6 36 6 3 18 3 21 यानी 216, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर दो। ओके पहला सवाल दिया है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। जो घटना घटित नहीं होती तो असंभव घटना होता है, उसकी प्रायिकता 0 होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान देंगे अब पासा को एक बार फेंकते हैं तो पासा को फेंकने पर संभावना यानी सिंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं
1 2 3 4 5 6। किसका प्रायिकता पूछा है तो उसको इवेंट मानते हैं। ई इवेंट में क्या दिया है तो बोला गया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसमें अभाज्य कौन कौन है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। ओके, तब वो निकालने से P ऑफ E बराबर व्हाट। तो P ऑफ E का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। अब बताइए E में कितना ए दिखाई दे रहा है 3, S में कितना है 6, यानी 1/2। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, BT। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पता या दृश्य निकाला जाता है, इसके काले रंग का इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए काला रंग का रानी की बात की है तो बताइए किससे निकालना है, ताश की गड्डी से। तो ताश की गड्डी में कुल कितने पते हैं 52, तो नीचे तो रहेगा 52। अब जिसका प्रायिकता निकालो उसी संख्या ऊपर लिखेंगे। तो किसका प्रायिकता निकालना है, काला रंग की रानी। तो काला रंग में कितनी रानी होती है, 2 रानी होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए मैं बोलता रानी यानी कि प्रायिकता काला नहीं दिखा होता तो कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर बोलते काला रंग, तो काला रंग की रानी कितनी होती है 2 होती है, 2/52। ये कितना है 1/26। ऑप्शन नंबर है बी, तो BT करो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल दिया यहाँ पर, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान देंगे। तो 2 सिक्का जब उछालेंगे तो क्या हो सकता है, तो हेड हेड आए, हेड टेल आए, टेल हेड आए, या टेल टेल आए। ओके, क्या बोला इसमें बोला गया एक भी शीर्ष, शीर्ष माने क्या होता है, देखिए तो इसमें लिखा है हेड, क्या लिखा है हेड। तो एक भी हेड ना है, इसलिए देखिए क्या बोला है, एक भी शीर्ष नहीं है। देखिए इसमें शीर्ष है, इसमें है एक भी नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ टेल है। क्या है, सिर्फ टेल है। तो इसकी प्रायिकता पूछा है, तो इसकी संख्या है 1 बटा में 4, 1/4। एक भी शीर्ष ना है, सिर्फ क्या है, सिर्फ टेल है। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, यानी एक भी शीर्ष नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होगा 1/4। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 20 22 इन सब का बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बार आने वाला, जो सबसे अधिक बार है वो बहुलक होता है। तीसरा सवाल कैसे बनाते हैं, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए देखिए 23। अब देखिए इसमें 23 कितना बार दिया है, 1 2 3, यानी कितना बार दिया है 3 बार दिया। 22 की बात कर रही है तो 22 1 2 और नहीं दिया, ये दिया है 2 बार। कितना बार दिया है 2 बार। 19 देखिए तो 19 एक मात्र एक बार। 37 37 कितना बार दिया है, मात्र एक बार, और कहीं नहीं दिया है। ओके, एक बार। अब सबसे अधिक बार कौन है, 23 3 बार, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 करोड़। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बोल रहे यदि 5 आंकड़े x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 का माध्य 14 है तो x का मान क्या होगा, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ओके, चलिए आपको बता दें, आपको यदि कोई संख्या ऑलरेडी एपी में, किसमें मिले, एपी में मिले, तो उसमें क्या होता है, उसका माध्य क्या होता है, सबसे बीच वाला पद क्या होता है, माध्य। सबसे बीच वाला पद क्या होता है, माध्य होता है। ध्यान देंगे तो ऐसा बताइए कि ये एपी में है, ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है ना। तो सबसे बीच वाला पद कौन है, x + 2 ना। इस पूरा का माध्य होगा x + 2, पूरा का माध्य क्या होगा x + 2 होगा, यानी x + 2 ये माध्य आ गया, और यहाँ पर माध्य दिया है 14 14। x + 2 का मान 14, तो x का मान कितना है 14 में से 2 क्या 12, तो x का मान आएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी, सिटी करना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बट चलिए इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से। देखिए माध्य का मान दिया है 14, माध्य 14, आपको सवाल में दिया गया माध्य का मान कितना दिया है 14, तो ये तो दिया है, और ये हम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं माध्य, राशियों को एक पर बटा किसी संख्या, इन सबको जोड़ते हैं। देखिए तो जोड़ते हैं, एक काम करते हैं, x + 1 सब जोड़ना है ना। तो 1 2 3 4 5, यानी कितना आएगा 5x आएगा प्लस। अब अंक जोड़ते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 2 3 3 6 4 10 10। अब बटा में कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 बराबर है ये 14। कितना है 5x + 10 बराबर 14 × 5 = 70। तो 5x बराबर 70 में से 10 गया, कितना गया 60। तो x का मान आ गया 12, यानी 12 × 5 = 60। तो x का मान 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या अवस्थित, सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए परिसर, बी बहुलक, सी माध्य, डी दिया माध्य। तुम जानते हैं माध्य माध्यिका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। क्या निकालना है माध्यिका, जब माध्यिका निकालना होता है तो आंकड़ों को या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम से डालते हैं, ठीक है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है 2, दूसरा क्या है, तो दूसरा है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 11, फिर क्या है, हालांकि अब इसके आगे नहीं लिखे तो चलेगा, क्यों,
तो माध्यिका क्या होता है, सबसे बीच वाला पद। अब देखिए कितना पद हमें चाहिए, 8 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कैसे, माध्यिका बीच में मिलेगा, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, जो सबसे बीच में हो। तो हेने से तीनों खत्म करो, हेने से तीनों खत्म करो, बीच में आएगा 7 11। तो 7 11 के बीच में क्या होता है, 7 और 11 का माध्य निकालेंगे। तो 7 + 11 बटा 2 कितना गया, 18 बटा 2 यानी 9। क्या आएगा 9 9 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक कर दो, ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या है। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है, 20 है। तो यही वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा दिया है 20, उच्च सीमा दिया है 30। तो बोला है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा होगा 30 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो बी टिक कर, ओके। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 100। इसके बाद से क्या है, देखिए तो लघु त्रिज्यीय प्रश्न, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी कभी सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में साइंस पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।